नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों में बचे हुए कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक एक नोडल अफसर तैनात करने को कहा है, ताकि यहां प्रयोगशाला, पुस्तकालय और उपकरण जैसे संबंधित बचे हुए जो काम है वो जल्द से जल्द पूरे किए जा सकें। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो हर दिन कार्यों की समीक्षा करें, ताकि बचे हुए काम जल्द से जल्द पूरे हो सकें। आपको बता दें कि 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका लोकार्पण करना था, लेकिन एनएमसी का निरीक्षण अब तक न हो पाने की वजह से मान्यता पर मुहर नहीं लग पाई है। इस वजह से लोकार्पण को टाल दिया गया है। वहीं बीजेपी ने ऐसा माइक्रो प्लान बनाया है जो कि समाज के हर वर्ग सत्ताधारी दल से संतुष्ट और जुड़ सकता है, जुड़ा हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि विभाग और प्रकोष्ठों की अलग अलग टीमें लक्ष्य बनाकर अपने से संबंधित वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। शंकाओं का समाधान करते हुए जिले से प्रदेश स्तर तक सम्मेलन भी कराया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति समझाई है और लक्ष्य भी सौंप दिया है। हर प्रकोष्ठ और विभाग अपने अपने संबंधित वर्ग से लगातार संपर्क करते हुए उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएगा। यूपी सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम हैं। आपको बता दें कि विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है, जिन्हें खत्म करने के लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए गए थे। मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियम और अधिनियम बनाए जा चुके हैं, या फिर कामों का बंटवारा करते हुए दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। इसके चलते इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनिल के अंकुर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये भी एक अहम परिवर्तन है। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में विभागों का, एक विभाग को कई भागों में बांटने का सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश में कई दलों की मिलीजुली सरकारें बनना शुरू हुई थी। तो तमाम लोगों को मंत्री बनाना इनका उद्देश्य होता था। जैसे नगर विकास, आवास विभाग, ये एक डिपार्टमेंट होता था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसको फिर अलग अलग कर दिया गया, एक आवास अलग कर दिया गया, नगर विकास से अलग कर दिया गया, तो ऐसे तमाम सारे विभाग थे जिनको अलग अलग किया गया था। मौजूदा सरकार ने कहा कि जो 96 विभाग है, इन 96 विभागों को पहले कम किया जाए और इनको कम करने के साथ ही साथ इसमें जो विभाग जो पहले बांटे गए थे उनको फिर एक साथ मर्ज कर दिया किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जो बहुत लंबे समय से हमारे राज्य में कानून जो व्यवस्था में अलग अलग नियमों को संशोधन किया जा रहा था, जैसे जरूरतें पड़ रही थी, उनके चलते ये नियम, जो पुराने नियम थे, जो लगभग कम से कम कई दशकों से चले आ रहे थे, वो बेकार होते जा रहे थे। तो वो एक कानून, मौजूदा कानून में बाधा भी उत्पन्न करते थे। कभी कभी कुछ अधिकारी पुराने कानूनों का उल्लेख करके उनका लाभ उठा लेते थे। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो बिजली विभाग के भी बहुत सारे कार्यक्रम है। जैसे बिजली विभाग का है नियंत्रण अस्थायी संशोधन अधिनियम है, वितरण अधिनियम है और बिजली खपत आपूर्ति नियम है। ऐसे प्रकार के उत्तर राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी अधिनियम विनिमय नियम 1975 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क विदेशी मुद्रा की कीमत का जो अधिनियम है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अफीम धूम्रपान का अधिनियम में चेंज किया रहा है। इस प्रकार बहुत सारे अधिनियम है जिनमें चेंज किया रहा है। आपने जैसा बताया 48 कानूनों में संशोधन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से जो कानूनी दांवपेच में लोग फंसते थे उससे काफी सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, लोगों को सहूलियत होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसपा शासनकाल में नोएडा में तत्कालीन इंजीनियर यादव सिंह पर भ्रष्टाचार के
मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अब उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। तत्कालीन परियोजना अभियंता वेदपाल और सहायक परियोजना अभियंता एसके अग्रवाल पर भी इसी तरह का मुकदमा चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों पर मुकदमा चलाने के मामले में अनुमति दे दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के तहत समाज के अलग अलग वर्गों को लुभाने में माफ कीजिएगा जुट गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अब आदिवासियों को रिझाने का काम करने वाली है। समाजवादी पार्टी आदिवासियों को उनका हक जल जंगल जमीन दिलाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को सोनभद्र के उम्भा में कार्यक्रम करेगी। आपको ये बता दें कि सोनभद्र के उम्भा गांव में 17 जुलाई 2019 को उस समय सुर्खियों में ये गांव आया था जब यहां एक सोसाइटी की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने गोली मारकर 11 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्भा कांड के पीड़ितों की आर्थिक मदद की थी। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश में भी कृषि कानूनों का विरोध करने के साथ ही किसानों के हित में अभियान चलाएगा। लखनऊ के प्रेस क्लब में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने मीडिया को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा अब मिशन यूपी की तैयारी में है, जिसको लेकर राकेश टिकैत के साथ योगेंद्र यादव ने मीडिया से अपने मिशन को बताते हुए कई बातें साझा करी हैं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि हम तो किसान आंदोलन के धार को तेज करने की तैयारी में है, जिसको साझा करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। दिल्ली बॉर्डर से लखनऊ आने का कारण पूछने पर राकेश टिकैत ने साफ कहा, लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ पर काफी काम होते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो किसान के हित की बात करने आए हैं, अगर सरकार सख्ती करती है तो हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। अब किसान नेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन को तेज और तीव्र करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि जब तक ये कृषि बिल 2020 वापस नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जी, ट्रैक्टर को टैंक बनाने की तैयारी है, राजधानी लखनऊ को घेरने की तैयारी है, क्या किसानों को माना जाए कि अब आंदोलन क्यों होगा? तीव्र की बात तीव्र तो अजट हम कहीं जाओगे भाई हम ट्रैक्टर से नहीं आएंगे, हमें सरकार बसें दे दे जहां जहां हमको जाना। फ्री बसें दे सकती है क्या सरकार? प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र चौधरी और केंद्र के मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि राकेश टिकैत की जो पहुंच है वो कुछ लोगों तक है पश्चिम में। हाँ होगी, चलो कहने दो ना, तो कह लेने दो, जो कुछ कह रहे हमारे तो पहुंच है नहीं भाई, वे बड़े आदमी भाई हमें तो लोग इन्हीं के जो मंत्री हैं वे मवाली भी कहते हैं भाई, ये तो चमचमाती दिल्ली की चमचमाती कोठियों में रहते हैं। मलिक 36 खापों के अध्यक्षों को मुख्यमंत्री इटालियन पत्थर इनके घरों में लगे हुए हैं। खापों के चौधरियों को उमेश मलिक आपके जनपद के विधायक उनकी समस्या है किसानों की, तो मुख्यमंत्री ने समाधान करेगा, कौन करेगा? फिर आना चाहिए, प्रदेश मुख्यमंत्री हैं तो जो प्रदेश की समस्या होगी तो किसानों से मिलना चाहिए ना, मिलते रहना चाहिए। रोज वापस नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि बिल 2020 वापस नहीं होते हैं तब तक आंदोलन करते रहेंगे उत्तर प्रदेश में किसान, और राजधानी लखनऊ को अब पूरी तरीके से बैरिकेड करने की तैयारी किसानों की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं आगरा से इस साल के अंत तक आधा दर्जन शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर और बरेली के लिए हवाई सेवा शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरण को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सस्ती उड़ान सेवा के तहत ये सेवाएं शुरू होंगी। यूपी सरकार एक शहर से दूसरे शहर को हवाई मार्ग के जरिए जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आरसीएस योजना के तहत इन तमाम शहरों के बीच हवाई सेवाएं, हवाई उड़ान शुरू की जानी है। एयर इंडिया और जूम एयरवेज ने प्रस्ताव दिए हैं। इस सेवा के शुरू होने के बाद आगरा से हवाई सेवाएं राज्य से बाहर के बड़े शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने भूमाफिया अजमत अली और उसके बेटे की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। कुर्क की गई इन संपत्तियों की कीमत 2 अरब 54 करोड़ बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये अब तक की सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई बताई जा रही है। आरोपी अजमत अली राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र ग्राम ढैला का रहने वाला है।
इस शातिर भूमाफिया के अपराध के जरिए ही इन तमाम संपत्तियों को हासिल इसने किया था, जिसको अब सरकार कुर्क कर रही है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 433/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विवेचक द्वारा दी गई आख्या के क्रम में संबंधित अभियुक्त गण अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2 अरब। तो वहीं बांदा में बिसंडा क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के मुंह में कंडा ठूसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कंट्रोल रूम पर सूचना देने के साथ ही चौकी और थाने में भी आरोपित के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं करी, जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं एसपी ने मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने दूसरे दिन भी सेवा ठप रखी। करीबन 4,500 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, चक्के जाम है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस की एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा का कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी को सौंप दिया है। कंपनी बदलने पर पुराने कर्मियों को हटाया जा सकता है, इस बात की अटकलें हैं। इसी वजह से जो सारे कर्मचारी हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हड़ताल की राह उन्होंने पकड़ लिया। आपको बता दें, कर्मचारी संघ की मांग है कि एम्बुलेंस कर्मियों को पहले से मिल रहा मानदेय सुचारू किया जाए, किसी तरह का बॉन्ड उनसे ना भराया जाए और कोरोना काल में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं कानपुर देहात, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, महोबा, वाराणसी, हमीरपुर और गोरखपुर। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि उत्तराखंड का। जी हां, देहरादून के राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि मुफ्त बिजली का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल सचिवालय में मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते नजर आएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा इस दौरान हो सकती है। बेहद ये बड़ी बात है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, कैबिनेट बैठक। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव इसमें रखा जा सकता है। तो वहीं उत्तराखंड में भू कानून में सुधार की मांग को लेकर राजनीतिक दलों ने इसको लपकने में कोई देरी नहीं करी है। सत्ताधारी भाजपा सरकार की नब्ज को समझते हुए चुनावों से पहले ही इसमें सुधार कर देगी, जैसे कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों संकेत भी दिए थे। वहीं उत्तराखंड में सक्रिय वाम दल उत्तराखंड क्रांति दल राज्य में पहले से ही सशक्त भू कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को जबरदस्त ढंग से समर्थन दिया है। कांग्रेस इसे बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में लाने की बात कह रही है। इधर मुख्य विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार भू कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर राज्य में उनकी सत्ता आती है तो सरकार बनने के पहले महीने में हिमाचल से भी बेहतर कानून लेकर आएंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत से बात होगी कैबिनेट बैठक को लेकर। अजीत, अब से कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? बिल्कुल पूजा, अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे से उत्तराखंड सचिवालय में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। उम्मीद यह है कि लगभग 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा विषय इस वक्त का बना हुआ है वो है पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे को लेकर, जिसको लेकर कर्मियों के जो परिजन है उन्होंने रविवार को देहरादून, हल्द्वानी, बड़े शहरों में एक आंदोलन किया था साफ तौर पर, जिसमें सरकार से मांग की गई थी जो पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे है उसको बरकरार ना रखते हुए उसको बढ़ाया जाए। तो तमाम तरह की चीजें उनकी तरफ से उठाई गई थी। एक
ये बड़ा इश्यू है जिसके आज कैबिनेट में आने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार जो मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है उत्तराखंड प्रदेश में, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रस्ताव हो सकता है, ये राज्य कैबिनेट में आने की आज उम्मीद है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि वो अपने फैसले पर टिके हुए हैं और सरकार के मार्फत वो पूरा फैसला लाकर जनता को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। तो उम्मीद है कि आज की कैबिनेट बैठक में मुफ्त प्रस्ताव भी लाया जा सकता है बिजली को लेकर। इसके अलावा देर रात से जिस तरह से बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लगभग 3500 रेगुलर और जो संविदा कर्मी हैं वो इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। तो कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना होती है बिजली से संबंधित तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है फिलहाल इस वक्त। तो इसको लेकर भी एक उम्मीद है कि सरकार कैबिनेट के माध्यम से कोई बड़ा डिसीजन इस पर ले सकती है। किसी समिति का गठन किया जा सकता है या फिर जो कुछ मांगे हैं उन पर उस पर जवाब दे सकती है। बिल्कुल अजीत, अगला सवाल मेरा आपसे होगा भू कानून को लेकर के, क्योंकि लगातार विपक्षी हमलावर हैं और कई दल तो अपने मैनिफेस्टो तक में भू कानून को शामिल करने की बात कह रहे हैं कि सत्ता बनती है तो पहले महीने में सशक्त कानून देंगे। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो ठीक 6 महीने बाद उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो चुनाव पर फोकस करते हुए हो रहे हैं। युवाओं ने भू कानून का मुद्दा जरूर उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अब इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। युवा जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो राजनीतिक जो लोग हैं वो जमीन पर इसको उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हरीश रावत की अगर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 2022 के आम चुनाव में कांग्रेस की सत्ता आती है तो पहले ही महीने में भू कानून एक मजबूत भूमिका के तौर पर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी या सीधे तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल की बात की जाए तो ये लगातार इस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल है वो पहले से इस बात को लेकर जमीनों पर उतरता रहा है कि भू कानून बनाया जाए, हिमाचल की तर्ज पर बनाए या आप अपना लेकर आए, लेकिन बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब चुनावी मैनिफेस्टो में कितने लोग इसको शामिल करते हैं या सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर, और विपक्षियों के ऐलान के साथ सत्ता पक्ष पर बहुत अहम प्रेशर भी है इस कानून को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के 3 निगमों के 3500 से ज्यादा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। एसीपी की पुरानी व्यवस्था की बहाली और समान काम के लिए समान वेतन समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के साथ सोमवार को पूरे दिन और देर रात तक वार्ता जारी रहने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। रार जारी है। शासन ने मांगों को मानने के लिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन कर्मियों ने इसे नाकाफी माना। हालांकि ऊर्जा सचिव सौजन्या ने कहा कि कर्मचारी संगठनों ने शासन के प्रस्ताव पर विचार करने का भरोसा दिया है। उधर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल शुरू कर दी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।